Rita Walia. Today I will start with geography. Geography third chapter. Third chapter is biotic resources. बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो लाइव होते हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, उनको हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। उससे पहले हमने किए थे अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अबायोटिक कौन से होते हैं? जैसे लैंड हो गया, माउंटेन हो गया। और बायो क्या होता है? बायो होती है लाइफ। तो वो रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे आज, जिसमें लाइफ होती है। अब उनको हम एक और क्या दे सकते हैं कि नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जितने भी ट्रीज हैं, बुशेस हैं, ग्रास हैं, इन सबको हम क्या लेते हैं? उनमें क्या होती है? लाइफ होती है। क्लियर? और वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं? जो भी एनिमल्स हैं, क्लियर, या फिर बर्ड्स हैं, ये सारे किस में आते हैं? वाइल्ड लाइफ में आते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज जो भी हैं, इनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इनको दूसरा जो नेम है वो क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज। Clear? So let's start this chapter. What is given here? First is given, you may have observed different types of trees, bushes, grass, thorny plants. Thorny plants होते हैं जो कांटेदार पौधे होते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, उनको हम कहते हैं thorny plants. Clear? एटसेट्रा स्कैटर्ड एवरीवेयर इन योर सराउंडिंग। आपने देखा होगा कि हर जगह आपको झाड़ियाँ या कुछ ऐसे ग्रास ऐसे दिख जाता है। दिस प्लांट्स एंड बुशेस आर नॉट ओनली फाउंड इन योर सिटी। ये सिर्फ आप ही के सिटी में नहीं होता, ये आप ही के कंट्री में नहीं होता, बट दे आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रीज, बुशेस, ये जितने भी है नेचुरल वेजिटेशन, और ये जो सेकेंड हमारे पास है वाइल्ड लाइफ, ये हमें हर जगह पूरे कंट्री में, मीन की पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं। बट दे आर ऑल्सो फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैव यू एवर थॉट हु ग्रोज दिस ट्रीज एंड बुशेस? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो ट्रीज हैं या बुशेस हैं, इनको उगाता कौन है? इनफैक्ट दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्लियर? हम इसके लिए बहुत लकी हैं कि नेचर ने हमें ये फ्री गिफ्ट्स दिए हुए हैं। क्लियर? टू ह्यूमन बींग्स। As they grow on their own, they are called natural vegetation. जब ये खुद में ही उग जाते हैं, ग्रो होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है, हम किस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे? नंबर 1 पे हमारे पास है नेचुरल वेजिटेशन। These groups of plants which have developed in an area without an human interference, वो ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के होती है। जैसे मान लो कि मैंने कोई पौधा नहीं लगाया है, तो मेरी इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अभी जैसे फॉरेस्ट की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट में ह्यूमन बींग्स उनको नहीं लगाते हैं, प्लांट्स को, ट्रीज को। वो क्या होते हैं? वो अपने आप ही वो ग्रो होते हैं, तो दे आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ, और जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी पौधा अपने घर में लगा दिया, सपोज आपने मैंगो ट्री है और गुआवा है, तो वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं होगा, ठीक है, होगा, बट उसमें क्या है तो वो नेचुरल वेजिटेशन ही है, बट उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस हो जाती है। क्लियर? आएगा वो नेचुरल वेजिटेशन में ही है, पर वो क्या है कि आपने अगर उसको लगाया है। The growth of natural vegetation largely depends on a variety of factors such as climate, relief soil and प्रेस्पिरेशन। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप किस क्लाइमेट में कौन सा पौधा लगा रहे हैं। सपोज अगर हम अभी एक बात करते हैं कोकोनट की। क्लियर? अगर आप चाहो कोकोनट को यहाँ पे अगर आप ग्रो करना चाहो किसी प्लेन एरिया में, गर्म इस एरिया में जैसे, तो यहाँ पे वो ग्रो नहीं हो सकता। तो क्यों? क्योंकि उसका क्लाइमेट, उसका रिलीफ, उसका सॉइल, उसका प्रेस्पिरेशन बिल्कुल, प्रेसिपिटेशन जो है वो बिल्कुल अलग होगी। Today, the original natural vegetation has been modified by human beings. All types of plants, whether natural or modified, are the part of Earth's natural vegetation. अब कहते हैं चाहे वो नेचुरल हो चाहे मॉडिफाइड हो, मॉडिफाइड में कि चाहे हमने उनको खुद ही लगाया हो, वो सारे ही किस में आ जाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में। नेचुरल वेजिटेशन एग्जिस्ट ओनली इन बायोस्फीयर। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? बायोस्फीयर में हमें आसपास होते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑन ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट। ठीक है, एक नैरो जोन होता है लाइफ में, जहाँ पे अर्थ में, जहाँ पे लाइफ निवास करती है, जहाँ पे लाइफ होती है। द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर देखिए अभी हमारे पास क्या क्या, आप इनको भी लर्न करेंगे। लिथोस्फीयर क्या है? लैंड है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? वाटर। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर। ठीक है, लिथोस्फीयर हम किसको कहते हैं? लैंड को। देखो एल से स्टार्ट है लैंड, तो यहाँ पे क्या है? एल से स्टार्ट लिथोस्फीयर। अब ये हाइड्रो हम क्या लेते हैं? हाइड्रो वाटर होता है, तो इसको हम वाटर हो गया, और एटमॉस्फेयर हो गया एयर।
अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे दिया है कि ये एयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, देन ओशियन, हाइड्रोस्फेयर, ये सारा लैंड ओशियन का एक सर्कल बना के दिया। तो सारा जो भी हमारे पास है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये सारा इट्स नोन एज बायोस्फीयर। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अभी इसमें क्या दिया है कि एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्यों करते हैं? क्योंकि टू प्रोवाइड लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस, प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बायोस्फीयर। अभी बायोस्फीयर के लिए देखो क्या है, प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स, ये जो 3 हैं ये बहुत ही मेन एलिमेंट्स माने गए हैं बायोस्फीयर के लिए। बायो क्या हो गया, जहाँ पे लाइफ है, बायोस्फीयर में सारे आ जाते हैं। अब देखो बायोस्फीयर में अगर आपको सिंपली लर्न करना हो तो हम इसमें क्या लेंगे, लैंड भी लेंगे, ठीक है। नंबर 2 में हम इसके में क्या लेंगे, और वाटर भी लेंगे, और नंबर 3 पे हम क्या लेते हैं, एयर। ये जब तीनों ही मिल जाते हैं, जो तीनों मिल जाएंगे तो उसको हम किस नेम से लेंगे, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्लियर हो गया ये? These all are interrelated and interdependent on each other। जब देखिए प्लांट्स है, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और उसके बाद एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स ये सभी क्या है, इंटररिलेटेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के बिना, प्लांट्स ह्यूमन बींग्स के बिना, एक दूसरे के बिना इनका रहना नहीं, मिलके संभव नहीं होता है। तो ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, क्योंकि इन सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज ब्रॉडली नोन एज इकोसिस्टम। अब ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, ये इसको किस नेम से जानते हैं, इकोसिस्टम से। क्लियर? आज हमने जो लर्न की है 2 टर्म्स, अभी जो हमने लर्न की है, वो कौन कौन सी लर्न हुई है हमारी अभी? यस, अभी कौन कौन सी टर्म्स हमने की है? 2 टर्म्स हमारे पास आई है। एक हमने की थी टर्म कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है नंबर 1 पे। अभी हमने कौन सा किया था कि बायोस्फीयर अभी हमने देखा एक तो, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन सी आगे टर्म, दूसरा हमारे पास है इकोसिस्टम। क्लियर? ये 2 टर्म्स हम हमने किया। एक तो हमारे पास थी बायोस्फीयर, ठीक है, और सेकंड जो हमने अभी की है वो कौन सी है, इकोसिस्टम। क्लियर? ये हमने अभी 2 टर्म्स अभी जो की हैं, और उसके साथ साथ अभी हमने और भी क्या देखा, एक हमारे पास लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये हमने 1, 2 और 3, जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिलके ये क्या बनाते हैं, ये बना देते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, और जब ये प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, इससे क्या रेडी होता है, इकोसिस्टम। इट इज बिलीव दैट देयर आर अबाउट 1 lakh variety of animals and 3 lakh variety of plants, including fungi and mosses, again, etc. Some of the plants and animals live under the water। कुछ ऐसे plants और animals होते हैं जो पानी के नीचे ही रहते हैं, और in the air, while some live under the earth surface or on the earth। कुछ तो while some live under the earth surface or on the earth, कुछ तो अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं या फिर यहाँ अर्थ पे रहते हैं। अभी हम इकोसिस्टम को देखते हैं। इकोसिस्टम में हमारे पास क्या क्या था, ये हमारे पास नंबर 1 था ना, दिस इज नंबर 2। तो इकोसिस्टम में हमारे पास देखो क्या है कि फर्स्ट तो है सोलर रेडिएशन, डिस्टर्बेंसेस क्या क्या है, क्या क्या डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। उसके बाद हमारे पास है मॉइस्चर, देखिए, ठीक है, और प्लांट कम्युनिटी, हैबिटेट है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, और सॉइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये सारा हमारा बन जाता है एक पूरा इकोसिस्टम। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट अगर हमारे पास हम देखते हैं तो सेकंड हमारे पास आता है पॉइंट, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होती है। वी कैन ब्रॉडली कैटेगराइज नेचुरल वेजिटेशन इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड शर्ब्स। अगर हम ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, तो ये किस में आते हैं, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, और शर्ब्स में। There are various types of natural vegetation in different parts of the world. Some of them are discussed in this chapter. कुछ जो है natural vegetation इस चैप्टर में डिस्कस की गई हैं। आप क्या करेंगे, जैसे ये टेबल यहाँ पे बनाया हुआ है, आप इसी टेबल को सेम आप इसको अपने नोटबुक में बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे नेचुरल वेजिटेशन, उसको 3 पार्ट्स में दिया है। देखो यहाँ पे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और शर्ब्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये हम अभी सारा जितना भी यहाँ पे दिया सबको डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस, टेम्परेट एवरग्रीन, टेम्परेट डेसिड्यूस, मेडिटेरियन वेजिटेशन और कॉनिफेरस फॉरेस्ट। अब ग्रासलैंड में हमारे पास है टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। शर्ब्स में हमारे पास आते हैं डिसर्टेड वेजिटेशन और टुंड्रा। अभी हम इनके ऊपर पूरी स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए सारा दिया ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सा है और थॉर्नी शर्ब्स कौन से होते हैं। क्लियर। और ये मैप हमें दिया हुआ है, इस मैप की स्टडी हम भी इसकी भी स्टडी करेंगे। तो इसमें सारा देख लीजिए आप क्या क्या है। नॉर्थ पैसिफिक यहाँ पे दिया है, नॉर्थ अटलांटिक है, साउथ अटलांटिक कहाँ पे आता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशंस। ये हम सारा जब वर्ड के ऊपर देखेंगे तो हम इसको उस समय डिस्कस करेंगे। अभी हमने कौन सा किया था, पहले इंडिया का। ये वर्ल्ड मैप में नेचुरल वेजिटेशन को हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम सबसे पहले करेंगे फॉरेस्ट को। तो फॉरेस्ट क्या है, रेफर्स टू एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ लैंड। आपको पता है कि जंगल क्या होते हैं, जंगल होते हैं बहुत ज्यादा एरिया में जो फैला हुआ होता है और सारा उस किस में कवर होता है, वो सारा ट्रीज में कवर होता है। दे ग्रो मोस्टली इन द एरियाज ऑफ हैवी रेन। ज्यादातर ये कहाँ पे ग्रो होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है। अभी आप कहीं पे भी मारुस्थल में, डेजर्ट्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको फॉरेस्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे अगर बहुत ज्यादा जंगल नहीं होते हैं, सॉरी रेन नहीं होती है, तो वहाँ पे थिक फॉरेस्ट का होना मुश्किल होता है। फॉरेस्ट आपको दिख जाएंगे बट थिक फॉरेस्ट वहाँ पे आपको नहीं दिखेंगे। तो नंबर 1 पे जैसे फॉरेस्ट की अभी हम बात करें, हमारे पास 3 थे, अभी हमने 3 की बात की है। जैसे क्या क्या था हमारे पास, देखिए फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स और शर्ब्स है। तो सबसे पहले जो हम लेके चल रहे हैं वो क्या हमारे पास, फॉरेस्ट। पहले फॉरेस्ट को देखेंगे। अब फॉरेस्ट में एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब कि हम फॉरेस्ट में 6 डिस्कस करेंगे, ग्रासलैंड में हम 2 डिस्कस करेंगे और शर्ब में भी हम कितने डिस्कस करेंगे, ओनली 2। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट फॉरेस्ट ओनली। तो फॉरेस्ट में सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर टॉप पे हमारे पास है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम इसकी स्टडी करते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है। इसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके पूरे फीचर्स सब कुछ हम देखेंगे। These forests are well grown in the areas near the equator and close to the tropics. Mainly they are found in Amazon basins, Zara basins and Vietnam, Indonesia. ये ज़्यादातर इन basins में पाए जाते हैं, 1 2 और 3। अब देखिए इसके characteristics अगर देखें तो these are also called tropical rain forest, क्योंकि यहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा होती है। These forests required hot climate and abundant rainfall almost throughout the year, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, abundant होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल इस साइड पे होती है। तो the trees of evergreen forest are tall, अभी देखिए इसके characteristics क्या है, एक तो tall है, ठीक है, and remain green, और दूसरा क्या है कि ये सारा साल क्या है, ग्रीन ही रहते हैं। These trees have thick canopies which make it difficult to enter the forest. अब canopies देखिए आप क्या होती हैं, ये देखो कैसे हैं कि एक एक पेड़ से ऐसे जो इनकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे बन जाती हैं कि अगर इनके अंदर एंटर करना हो तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इनकी इन्होंने कवर किया होता है एरिया को। क्लियर। देयर ग्राउंड रिमेन्स वाटर लॉस्ट। एक तो इनका जो क्या है कि जो इनका जहाँ पे ये होते हैं तो वहाँ पे पानी ही पानी रहता है, ठीक है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे एरिया को क्रॉस करना, एंटर करना इन फॉरेस्ट को बहुत डिफिकल्ट होता है। ब्राज़ील में अगर हम देखें तो दीज फॉरेस्ट आर नॉन एज द सेल्वर्स। इनको हम किस नेम से पुकारते हैं, सेल्वर्स के नेम से। द सेल्वर्स आर ऑफन टर्म्ड एज द लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, जैसे हमारे लंग्स होते हैं तो सेल्वर्स को भी क्या कहा जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेशन। वुडवुड ट्रीज लाइक थॉर्नी, मर्गनी एंड डर्वुड आर द मेन एंड दीज फॉरेस्ट। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे कट गया हुआ है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको अपनी बुक से भी इसको चेक कर लेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। क्लियर। आगे नेक्स्ट हमारे पास है वाइल्ड लाइफ, एप्स, स्नेक्स, लेजर्स, monkeys, crocodiles, elephants, pythons, etc. are the main animals found here. यहाँ पे जो animals पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो ये इन्होंने शो किया यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखते हैं और क्या है,
सेकंड यहाँ पे फर्स्ट हमने किया ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का पता लग गया कि जो पूरा साल क्या है जो ग्रीन ही रहते हैं। अभी सेकंड है डेसिड्यूस, डेसिड्यूस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर फाउंड इन नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, आपको यही साथ साथ में रखना। जैसे ये कहाँ मिलते हैं, पाए जाते हैं अमेज़न बेसिन, ज़ेर बेसिन एंड वियतनाम, इंडोनेशिया। आपने जैसे नोटबुक में लिखना है नंबर 1 पे ट्रॉपिकल, मान लीजिएगा आप लिख रहे हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उसके साथ आप ये लिखोगे नंबर 1 पे ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ठीक है। फिर आपने ये लिखा ट्रॉपिकल डेसिड्यूस नंबर 2 पे। तो जब आप इसके फुल फॉर्म दोगे, आई एम जस्ट गिविंग ए शॉर्ट फॉर्म, तो आप इनका नंबर 1 और 2 जरूर देना कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। जैसे नदर्न ऑस्ट्रेलिया में है इनका, सेंट्रल अमेरिका में है एंड इन लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया। क्लियर? अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रॉपिकल डेसिड्यूस हैं। दीज फॉरेस्ट आर अफेक्टेड बाय द सीजनल कंट्रास्ट ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है और सूरज की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा पड़ती है। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, जैसे ड्राई सीजन हो जाता है तो पेड़ों के पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, अगर देखा जाए तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही काम के होते हैं। बिकॉज वुड ऑफ दीज ट्रीज आर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इकोनॉमिक क्या होता है, जहाँ से इनकी प्रॉफिट होता है, ठीक है, जहाँ से हमें इनकम हो, हम इसको कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे इनकम हो। तो मेकिंग फर्नीचर एंड ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एटसेट्रा, ठीक है, जो भी फर्नीचर और ट्रांसपोर्ट के कुछ भी सामान अगर बनता हो तो वो डेसिड्यूस जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ से बनता, यहाँ से नहीं बनता कुछ भी, बट ये यहाँ से इकोनॉमिकल वैल्यू इसकी है। तो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून फॉरेस्ट। देखिए अब इसका क्या है, एक और नेम भी है मॉनसून फॉरेस्ट, जबकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो कहते हैं ब्राजील के सेल्वास, और इनको क्या कहा जाता था, लंग्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी देखो वेजिटेशन क्या है, हार्डवुड ट्रीज लाइक टीक। अब देखो टीक जो लकड़ी वुड होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। नीम, साल, ये जो इनके जो शीशम, ये जितने भी ट्रीज हैं ये दे आर गुड इन फर्नीचर्स, ठीक है, इनको फर्नीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इनको माना जाता है। इनकी वाइल्ड लाइफ में देखें कि इनमें क्या कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, तो लंगूर्स, मंकीज, लायंस, tigers, elephants, etc. are the main animals of these forests. Clear? नंबर 3 पे हमारे पास है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना। अब फिर से आप इनके नेम लिखोगे, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उरुग्वे, साउथ ईस्ट ब्राजील एटसेट्रा आर द मेन एरियाज हैविंग टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। इसमें इंडिया का नेम नहीं है, ब्राजील में होते हैं, वो भी ब्राजील में है और ये भी ब्राजील में है। अब इन्होंने पूछा है कि डू यू नो बायोस्फीयर, द टर्म बायोस्फीयर, आपको कहते हैं, आपको पता है कि जो टर्म है बायोस्फीयर वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ जियोलॉजिस्ट नेम्ड एडोरिसियस इन 1875 में सबसे पहले इनके द्वारा ये जो टर्म है इसको यूज किया गया था। ही यूज द टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थ साइंसेस बेस्ड ऑन ड्रेविन्स थ्योरी। जो ड्रेविन है ये इनके साइंटिस्ट थे, इनकी एक थ्योरी थी, उस थ्योरी को इनकी उन्होंने बहुत सी थ्योरीज लिखी हुई हैं, उसको जब इन्होंने रीड किया तो उसमें यूज की गई थी टर्म, तो उन्होंने इस टर्म को यूज किया बायोस्फीयर ऑफ एवोल्यूशन इन द 20th century। इट वाज यूज्ड as a concept to refer to the living mantle of earth life on the earth। अब उसमें क्यों यूज किया गया था, उसमें कहा गया था कि अर्थ में जितने भी लिविंग होती हैं उनको हम बायोस्फीयर के नेम से जानते हैं। It may be careful noted that the term biosphere has its geological origins. Based on this origin of the term biosphere extended from less than 11 किलोमीटर below sea level marine trench। ये आपको एक नॉलेज के लिए दिया हुआ है कि ठीक है, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी जो हम कर रहे थे यहाँ पे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है कि दीज फॉरेस्ट हैव बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज। इसमें हार्डवुड ट्रीज भी होते हैं, इसमें सॉफ्टवुड ट्रीज भी हैं। टिम्बर इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, इट इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। यहाँ पे टिम्बर में की जो लकड़ी है फर्नीचर की बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल जो है यहाँ पे मिलती है। दीज फॉरेस्ट आर थिक, बहुत थिक होते हैं। वेजिटेशन ऑक, पाइन, वेटल, eucalyptus, walnut, camphor, pine, etc. are the main trees found in these forests. वाइल्ड लाइफ यहाँ पे क्या क्या है, sheep है, cattle है, pig are the main animals of these forests. These are reared to get wool, meat and skin। अब ये जो जितने भी है यहाँ पे देखिए sheep हो गया, pig हो गया, तो इनको
किसके लिए यूज किया जाता है? देखो इनकी वूल काम आती है, इनका मीट लिया जाता है और इनकी स्किन भी काम आती है। अभी हमने डिस्कस किए 3, ठीक है। तो अभी जो नंबर 4 पे है इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर? तो आप इसको पूरे फिर से स्टडी करोगे कि आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसको फिर से रीड कीजिए, बुक को सामने रख के सारे पॉइंट्स को एक बार आप उनकी स्टडी जरूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।